डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, historical research, descriptive research, experimental research, causal comparative research and correlational research. ठीक है, इस 5 कैटेगरीज में फर्दर हम अंडर बेसिस ऑफ मेथड को कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, अच्छा पहले जो है हमारे पास अंडर बेसिस ऑफ पर्पस, उसमें जो फर्स्ट है वो है बेसिक, पेवर और फंडामेंटल रिसर्च. ठीक है, इसके और नाम है ये. किसी जगह पर मैंने देखा था कि ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था कि बेसिक रिसर्च जो है इसका अदर नाम क्या है. ठीक है, तो बेसिक रिसर्च को हम पेवर फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं. इसीलिए कहते हैं कि ये चूंकि हम थ्योरी डेवलपमेंट के लिए या नॉलेज डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं. फंडामेंटल रिसर्च का मतलब ये है कि फाउंडेशन प्रोवाइड करना किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए. जब हम एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम फंडामेंटल कहते हैं. ठीक है, बिल्कुल बुनियादी. तो बेसिक, प्योर, फंडामेंटल रिसर्च ये इसके और नाम है. ठीक है, अच्छा इसका जो पर्पस है स्पेसिफिकली हम किस लिए करते हैं, फॉर थ्योरी डेवलपमेंट. थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली हम बेसिक और फंडामेंटल और प्योर रिसर्च जो है ये करते हैं. ठीक है, अच्छा हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पेपर में 2-3 मरतबा आया हुआ है कि कौन सा रिसर्च है जिसमें हम हाईली कंट्रोल एनवायरनमेंट रखते हैं. एक अप्लाइड रिसर्च का ऑप्शन था, एक उसमें बेसिक रिसर्च का ऑप्शन था, एक दो और भी थे. तो बेसिक रिसर्च चूंकि हम थ्योरी और नॉलेज डेवलपमेंट के लिए करते हैं, दैट्स वाई इसमें जो एनवायरनमेंट होगा वो फुली कंट्रोल होगा, हाईली कंट्रोल होगा. ठीक है, अच्छा कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज. ठीक है, लेबोरेटरीज में हम इसको कंडक्ट इसलिए करते हैं चूंकि इसके लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होती है. दैट्स वाई नॉलेज जितनी भी ठीक हो, क्योंकि नॉलेज गलत नहीं हो सकती. अगर नॉलेज गलत हो तो फिर तो जाहिर बात है आगे हम जा ही नहीं सकते. तो नॉलेज की वैलिडिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली इसको कंट्रोल रखते हैं. ठीक है, और एनिमल्स आर यूज्ड एज अ सैंपल. ठीक है, हम एनिमल को इस पे जो है ना एज अ सैंपल के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है. तो हो सकता है इट्स डेंजरस. ठीक है, डेंजरस भी हो सकता है. किसी चीज को अप्लाई फॉर एग्जांपल करते हो किसी स्पेसिफिक रिस्पोंडेंट के ऊपर, और अगर आपका रिस्पोंडेंट जो है वो मेल है या ह्यूमन है, तो फिर उसके लिए खतरनाक हो सकता है उसका एक ऐसा असर उस पर हो जाए कि उसकी लाइफ के लिए फिर वो थोड़ा खतरनाक हो. तो इसीलिए एनिमल पे जो है ये ज्यादातर रिसर्च करते हैं. ठीक है, अच्छा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, तो ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी ने जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, स्पेसिफिकली ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग वाले स्किनर और फॉलोअप थे, इनको बेसिकली इसी पे ही क्रिटिसाइज किया था कि चूंकि वो एनिमल पे ज्यादा स्टडी करते हैं, तो एनिमल और इंसान के बिहेवियर, एनिमल और इंसान में बहुत ही ज्यादा फर्क है. दैट्स वाई उन्होंने इस पे रिसर्च की थी और इसको क्रिटिसाइज किया था. ह्यूमनिज्म ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि चूंकि आप लोग एनिमल्स और इस तरह की चीजों पे रिसर्च करते हो, दैट्स वाई ये जो रिसर्च है आप लोगों का ये वेरिएबल नहीं है. उन्होंने तो कहा था कि जितना भी रिसर्च है वो होना चाहिए इंसान पर. ठीक है, जिस तरह कॉलराजर है उसमें, और जिस तरह मेजलो है उसमें. अच्छा किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ रखा करो क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है. तो ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाए तो फिर आप लोग मतलब उसमें डिस्टॉर्शन ना हो, वॉइस में डिस्टॉर्शन ना हो. ठीक है, अच्छा कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज एनिमल्स आर यूज्ड एज सैंपल. मैं ये कह रहा था कि जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट थी साइकोलॉजी में, सॉरी ह्यूमनिस्ट ने ये कहा था, बिहेवियरिस्ट पे उन्होंने ये क्रिटिक लगाई थी कि आप लोग चूंकि एनिमल्स को एज अ सैंपल और एज अ रिस्पोंडेंट यूज करते हो, इसीलिए एनिमल और इंसान जो है ये दोनों तो डिफरेंट है. तो किसी लिए आप इसको यूज करते हो, इसके बिहेवियर इनका कोई मौज नहीं बनता. इसलिए उन्होंने उसमें जो मेजलो था, स्पेसिफिकली कार्ल रॉजर था, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी में इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे. स्पेसिफिकली मैंने ये एग्जांपल इसलिए यहाँ पर पुट किया कि आप लोग का जो नॉलेज है वो थोड़ा लिंक हो जाए उधर. ठीक है, तो एनिमल को हम यूज करते हैं बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में एज अ रिस्पोंडेंट और सैंपल के तौर पर. ठीक है, अच्छा फिर अप्लाइड, फंक्शनल और फील्ड रिसर्च. ठीक है, 3 नाम है, अप्लाइड, फंक्शनल,
फील्ड रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च जो है स्पेसिफिकली हम क्यों करते हैं, जो नॉलेज हमने डिस्कवर किया या जो थियरी हमने बनाई पहले बेसिक रिसर्च में और प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में, उसको अभी हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ थियरी, उसी नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम इसको फिर क्या कहते हैं, इसको अप्लाइड फंक्शनल और फील्ड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जो है लेस कंट्रोल एंड फील्ड, ये हम फील्ड में करते हैं। ठीक है, देखो जो नॉलेज वहां पर हमने गेन किया, जो चीज वहां पर डिस्कवर हो गई, जो इनोवेशन हो गया, तो यहाँ पर वो चीज हमने क्या करना है, वो फिर हमने अप्लाई करना है। दैट्स वाई ये हम ज्यादातर फील्ड में ही यूज करते हैं, और ये लेस कंट्रोल एनवायरनमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अच्छा, कैन कंडक्ट बाय एजुकेशनिस्ट, ये एजुकेशनिस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड में लेबोरेटरी के अंदर तो नहीं है। एजुकेशनिस्ट आप लोग को पता है ज्यादातर क्लासरूम और स्कूल के अंदर ही रिसर्च करते हैं। दैट्स वाई उनके लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट अचीव करना इतना इजी नहीं, हाईली कंट्रोल तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल से अचीव करेंगे। लेकिन अच्छा, माइक अपना ऑफ रखा करो, क्योंकि अच्छी बात नहीं, अक्सर घर में लोग इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में रहता है, तो फिर ये वॉइसेस जो है यहाँ पर अप होनी थी। तो अच्छा, अप्लाइड फंक्शनल और फील्ड रिसर्च जो है एप्लीकेशन ऑफ थियरी के लिए है, लेस कंट्रोल फील्ड में है। ठीक है, कैन कंडक्ट बाय एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट भी इसको कर सकते हैं। मतलब अगर स्कूल में कोई थियरी अप्लाई करना चाहे स्टूडेंट पे, या टीचर मैनेजमेंट साइड पे कोई थियरी अप्लाई करना चाहे, तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी थियरीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये अप्लाइड फंक्शनल और फील्ड रिसर्च है। आगे जो है एक्शन, क्लासरूम और साइक्लिकल रिसर्च, इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, और ये इनसे 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, कि एक्शन रिसर्च क्या है और इसका दूसरा नाम क्या है। स्पेसिफिकली ये जो साइक्लिकल रिसर्च है, ये इसका दूसरा नाम है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम जो है वो साइक्लिकल रिसर्च है। ठीक है, और इसको हम क्लासरूम रिसर्च भी कहते हैं। इसलिए हम ये भी क्वेश्चन है, इसीलिए कि चूंकि क्लास के अंदर जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए होती है। ये इसकी एक डिफिनीशन भी है कि ये जो एक्शन रिसर्च है, इट इज टू रिजॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये इसका क्या है, एक डिफिनीशन भी है। तो एक्शन रिसर्च क्लासरूम और साइक्लिकल रिसर्च टू रिजॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है, बाय टीचर एंड स्टूडेंट आर यूज्ड मुदस्सिर भाई, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्शन रिसर्च जो है सिर्फ क्लासरूम तक कन्फाइन है, या इसको मैनेजमेंट या दूसरे जो स्कूल में जो नहीं प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है? नहीं, स्पेसिफिकली ये तो हर जगह पर यूज होती है, लेकिन स्पेसिफिकली एजुकेशनिस्ट यूज करते हैं ना। लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम की डायरेक्ट सोल्यूशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, वहां पर आप एक्शन रिसर्च यूज कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ, ये तो ऐसा चीज तरह नहीं है कि एक्शन एजुकेशन एक्शन रिसर्च नहीं है, ये तो एक्शन रिसर्च एज अ ब्रॉड टर्म है। ठीक है, जी सही है। सर सर ये एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस क्या होगा सर? अच्छा, एक्शन रिसर्च जो है, अप्लाइड रिसर्च जो है, वो तो ऑलरेडी जो थ्योरी होती है उसी थ्योरी पे हम करते हैं। लेकिन ये जो क्लासरूम और एक्शन और साइकिल रिसर्च और एक्शन रिसर्च जो है, ये जरूरी नहीं है कि ये थ्योरी पे बेस करता हो। ये मतलब कोई प्रॉब्लम अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिसिप्लिन के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप इसके जरिए सॉल्व कर सकते हो। यस ठीक है, सर, थैंक यू। अच्छा, ओके, यू वेलकम। अच्छा, टू रिजॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा, बाय टीचर एंड स्टूडेंट एंड आर यूज्ड एज अ सैंपल। चूंकि यहाँ पर हम एजुकेशन के हवाले से पढ़ रहे हैं, इसलिए सिराज साहब आपका भी क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर वैलिड था, कि ये जो सेकंड पॉइंट है, बाय टीचर एंड स्टूडेंट आर यूज्ड एज अ सैंपल, तो इसीलिए हम इसको एजुकेशन का टच दे रहे हैं, और जितने भी एग्जांपल है वो एजुकेशन के हवाले से, दैट्स वाई। तो ये ज्यादातर टीचर ही करते हैं, और स्टूडेंट जो अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के
चैप्टर में, इसके बाद हम इंशाल्लाह मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज जो है स्पेसिफिकली अपने पावर को मुख्तलिफ लोगों को दे देना है, डिसेंट्रलाइज्ड, या डिसीजन का जो पावर है लोग को दे देना, इट्स डिसेंट्रलाइज। ठीक है, एक और इसके साथ भी यूज होता है टर्म डिवोल्यूशन एंड डिलीगेशन। ठीक है, तो भी हम इंशाल्लाह इसके साथ ही पढ़ेंगे मैनेजमेंट के चैप्टर में। डिवोल्यूशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिलीगेशन, क्या ये चारों टर्म जो है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है यहाँ पर कि डिसेंट्रलाइज मतलब ये है कि जो पावर है वो टीचर के पास आ जाता है, हर एक टीचर इसके ऊपर अपना रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी एज सच इतनी नहीं, टाइम रिसर्च है और डायरेक्ट जाके आप क्लास में रिसर्च करते हो स्टूडेंट के जो बिहेवियर है उस पे, तो दिस इज नॉन एप्लीकेबल। इतना एप्लीकेबल नहीं है जितना और रिसर्च है, जितनी वैलिडिटी और रिसर्चों की है या रिलायबिलिटी, तो ये नॉन एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि लेस इन स्कोप, एक्शन रिसर्च जो है ये लेस इन स्कोप है एज कंपेयर टू अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च। ठीक है, अच्छा, पुअर क्वालिटी, इसकी क्वालिटी वीक होती है, इसलिए वीक होती है कि ऑन द स्पॉट किसी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा इस रिसर्च के लिए ज्यादा से ज्यादा जो ड्यूरेशन है वो 1 दिन या 2 दिन ही होती है। तो इसमें हम कितने रिस्पोंडेंट को स्टडी कर सकते हैं और कितनी हमारी इसमें वैलिडिटी होगी, ये तो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। दैट्स वाई इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी मतलब हाई क्वालिटी रिसर्च और क्रेडिबल रिसर्च ये नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई कमेंट? अच्छा खजरान भाई, नेक्स्ट। अच्छा जी, ओके, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, शेयर हो गया, थैंक यू। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस जो है स्पेसिफिकली फर्स्ट, अच्छा इसमें ये जो दो है लास्ट, ये मैंने थोड़ा ऐड किए अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के बुक्स से। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस में एक है इवैल्यूएशन रिसर्च और एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवैल्यूएशन रिसर्च जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, इवैल्यूएशन बेसिकली है क्या, आप लोगों ने फर्स्ट ये टर्म जो है ये अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह हम असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड और उसी चैप्टर में हम इंशाल्लाह ये जो है ये क्लियर भी करेंगे कि इवैल्यूएशन बेसिकली क्या है। लेकिन यहाँ पर इवैल्यूएशन से मुराद वर्थ, वैल्यू एंड क्वालिटी। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स जहां भी आएंगे तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि इट्स इवैल्यूएशन। ठीक है, वर्थ, वैल्यू एंड क्वालिटी, वर्थ, वैल्यू एंड क्वालिटी, ये तीन चीजें हो गई। फोर्थ जो एट्रीब्यूट है इवैल्यूएशन का, इट्स अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होगा, मतलब प्रोसेस से ही इतना रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड समेटिव इवैल्यूएशन। इसको हम समेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। समेटिव मतलब लास्ट पे जो आता है, दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। और लास्ट में क्या आता है, इवैल्यूएशन का जो मेन मकसद है ना, ये हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, कि जो हम डिसीजन करते हैं उसके लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जितने भी प्रोसेस है, प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं उससे अपने अल्टरनेटिव्स निकालते हैं, और जो हमारे अल्टरनेटिव्स होते हैं उसी अल्टरनेटिव से हम क्या करते हैं, एक ही बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं। तो इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, सॉरी, इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मीन टू सेलेक्ट one possible alternative or best alternative from the alternatives available or from the available alternatives। ठीक है, जितने भी alternatives आपके साथ available है उनमें से एक पॉसिबल और सुटेबल अल्टरनेटिव को जब आप चूज करते हो तो इट्स कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अच्छा, डिसीजन मेकिंग के 3 मॉडल है, इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे जाके, मेरे ख्याल में वो भी मैनेजमेंट के चैप्टर में ये। एक है क्लासिकल मॉडल और एक है साइमन डिसीजनल मॉडल, साइमन डिसीजनल मॉडल है। और एक जो है एक और भी मॉडल है, मैं यहाँ पर शायद नाम भूल गया, उसको मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा जब हम जाएंगे उधर, कि डिसीजन हम किस तरह लेते हैं और उनके लिए कौन कौन सी जो सिचुएशन है वो रिक्वायर्ड है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी
important. If you become a headmaster or in a managerial post, तो आपके लिए डिसीजन लेना होता है वहां पर, तो आप किस तरह डिसीजन ले सकते हो? क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फॉर एग्जांपल एक जगह पर झगड़ा हो गया, तो आपने, या स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल झगड़ा गया, तो आपने कौन सा तरीका यूज करना है? ठीक है, तो जब हम झगड़ा की रिजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो है उसमें मीडिएशन के सुलह हो जाए, ठीक है। एक है रिकंसिलिएशन के रफा दफा हो जाए मामला, ठीक है। और लास्ट जो है कि अगर इन दोनों से बात ना बनी, तो फिर लिटिगेशन की तरफ, जो कि एक लीगल एक्शन है। आप लोगों ने एक लीगल एक्शन फिर लेना होता है जब झगड़े की या किसी इशू की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च इज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करना, हम इसको क्या कहते हैं? इसको इवैल्यूएशन रिसर्च कहते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को कहा कि जो इवैल्यूएशन रिसर्च है स्पेसिफिकली ये डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, ठीक है। रिगार्डिंग द रिलेटिव वर्थ, यही वर्ड आ गया, वर्थ, वैल्यू एंड क्वालिटी, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा। रिगार्डिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ 2 or more alternative actions, ठीक है। 2 अल्टरनेटिव एक्शंस है, उसमें से आपने एक बेस्ट चूज करना है या ज्यादा है, तो इसके लिए हम इवैल्यूएशन रिसर्च जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च इज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ 2 or more alternative actions, ठीक है। ये तो इंशाल्लाह क्लियर होगा, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, या ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, डेवलपमेंट अगर हम देखें, एक और भी है, व्हाट इज द जी डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो भी है, वो तो इंशाल्लाह हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसको उसकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक तो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज इंक्रीज वाइल डेवलपमेंट इज चेंज, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है, तो फिर सारी चीजें आप लोग के लिए क्लियर होगी। ग्रोथ जो है वो यूनिडायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल, और जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ जो है वो किसी जगह पे जाके रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, मतलब रिवर्स भी हो सकती है। किसी जगह पे जाके रुकना और अगेन रिवर्स होना, दिस इज डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की हाइट है या उसकी जो फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें चेंजेस आ रहे उम्र की मुनासिबत से, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर वो जो चेंजेस है थोड़ी रुक जाएगी और अगेन उसका रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन कि ये मल्टी डायरेक्शनल है, और ये जो है ये चेंज है, ये इंक्रीज नहीं है, इसको हम इंक्रीज नहीं कह सकते, ठीक है। ये रिवर्स भी हो सकता है, ये मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह हम इंसान के जो डिफरेंट स्टेजेस है, फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, उसको, या फ्रॉम इन्फेंसी टू लेट एडल्टहुड जिसको हम कहते हैं, तो वो हम किस तरह उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है स्पेसिफिकली अगर हम देखें, तो बेहतरी की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। बेहतरी की तरफ जाने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट इज टू मूव फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप विच इज बेटर, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है। जो डेवलपमेंटल स्टडीज वाले होते हैं वो कहते हैं कि यार ये जो डेवलपमेंट है ना, ये इसलिए कंट्रोवर्शियल है कि फॉर एग्जांपल अगर एक छोर से अगर हम पूछे कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो वो कहेगा कि मेरे लिए तो डेवलपमेंट ये है कि मैं जाके अच्छी खासी चोरी करूँ। तो मैंने ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो डेवलपमेंट जो है ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। हर एक बंदे की माइंड में इसका अपना एक डिफिनेशन हो सकता है कि डेवलपमेंट जो है, लेकिन मुझसे अगर आप पूछो तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट इज टू गोइंग टुवर्ड बेटरमेंट, बेटरमेंट की तरफ जाना, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल मीन नॉट टू कंप्रोमाइज द फ्यूचर, मतलब जब हम फ्यूचर को कंप्रोमाइज ना करें,
कोई ऐसी डेवलपमेंट करे कि फ्यूचर को जहन में रखते हुए पॉलिसीज बनाए, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसमें जो स्पेसिफिकली गोल 4 है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, उसको भी हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है टू इंक्लूड एंड इन्वेस्टिगेट न्यू एंड इनोवेटिव एरियाज, नए को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर यूज होता है क्रिएटिविटी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज क्रिएटिविटी? इनोवेटिव से मुझे याद आया, तो क्रिएटिविटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में कि क्रिएटिविटी क्या है। तो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू मेक a new identity. The ability to make a new identity is called, or a novel identity, sorry. The ability to make a novel identity is called क्रिएटिविटी। ठीक है, नोबल आइडेंटिटी जब हम बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैंने एक शॉर्ट सी डेफिनेशन मैंने देखी थी, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कर ले खजरान भाई। अच्छा, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड जो है, अभी इसमें जो फर्स्ट है स्पेसिफिकली वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। मैंने आप लोगों को बताया था, हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट हम स्टडी करते हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो हम अप्लाई करते हैं फ्यूचर पे। इट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च जनरेट्स descriptions and sometimes attempted explanations of conditions, situations and events that have occurred in the past. ठीक है, पास्ट में हमारे पास जो कंडीशन, सिचुएशन और इवेंट्स गुजरे हैं, उसको स्टडी करने का नाम ही हिस्टोरिकल रिसर्च है। फॉर एग्जांपल, अ स्टडी दैट डॉक्यूमेंट्स द evolution of teacher training program since the turn of the country, the turn of the country, with the aim of explaining the historical origin of the content and process of current programs. ठीक है, अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो पाकिस्तान बना है उसी टाइम से ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, इसको अगर हम देखें और इसकी स्टडी करें तो दिस इज हिस्टोरिकल रिसर्च। या आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि 1947 में जब एजुकेशन की पॉलिसी बनी, तो अगर अभी हमने 2023 और 2024 में एक और पॉलिसी बनानी है, तो हमने हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है 1947 से 2013 तक की जितने भी हमारे 8 जो पॉलिसीज है, स्पेसिफिकली 8 पॉलिसीज है, उसी पॉलिसीज में कौन कौन सी डिफिशिएंसीज थी, उसमें एरियाज कौन थे, उसके अच्छे पॉइंट क्या क्या थे, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या क्या थे, सबको आप लोगों ने एग्जामाइन करने हैं। तो दिस इज हिस्टोरिकल रिसर्च। ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप लोग इसको उधर पर पुट करो, इंशाल्लाह अल्लाह करे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है स्पेसिफिकली ये हम पास्ट इवेंट जो है स्पेसिफिकली उसको स्टडी करते हैं, और उसका जो रिसर्च रिजल्ट है उसको हम अप्लाई करते हैं फ्यूचर पे, ठीक है, या प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे भी गए हैं इंटरव्यू में, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। ठीक है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल रिसर्च से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। हिस्टोरिकल रिसर्च का जो प्रोसेस है वही सेम ही प्रोसेस है जिस तरह और रिसर्च जिस तरह है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास डेटा एनालिसिस करने के बाद जो हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं, तो कंक्लूजन हमारे पास इसमें, और डेटा एनालिसिस भी इसमें नहीं होती। डेटा एनालिसिस की जगह हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च में एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म होती है। क्योंकि देखो, हमने ये देखना है कि हिस्ट्री में जो चीजें हो गई है, आया वो ठीक थी कि गलत थी, हमें जस्ट यही देखनी है ना, उसकी वैलिडिटी देखनी है, उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है। ये सच हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि उसी को उठा के उसी टाइम पे रिसर्च कर ले, वो तो गुजर गया है, जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, इसलिए हमने हिस्ट्री पे रिसर्च करनी है। तो हिस्ट्री पे जो हम रिसर्च करते हैं उसको जस्ट हम क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं, उसके साथ हम मतलब उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो चीजें ऑलरेडी गुजरी हुई है। ठीक है, दैट्स व्हाई एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है, ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है स्पेसिफिकली ये यूज होते हैं हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च में। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, हिस्टोरिकल रिसर्च एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है और इंटरनल क्या है, अभी देखो, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म स्पेसिफिकली रिलेटेड है वैलिडिटी के साथ। ठीक है,
आया एक चीज वैलिड है कि नहीं है, आया वो जो मकसद है वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल पॉलिसी 2009 जो करंटली एप्लीकेबल है, करंटली जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है वो है 2009, और जो हमारा करिकुलम है वो सिंगल नेशनल करिकुलम है। मुझे तो पता नहीं है कि और जितने भी सूबे हैं उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। अब तो मेरे ख्याल में 8 क्लास तक इम्प्लीमेंट हुआ है। इसी साल मेरे ख्याल में 10 तक भी इम्प्लीमेंट हुआ है। किसी को पता तो नहीं है इस बारे में? सर पंजाब में भी सिंगल नेशनल करिकुलम है, पंजाब और केपी में। अच्छा अच्छा सर, आप पंजाब से हो? नहीं, मैं केपी से हूँ, लेकिन एक वर्कशॉप में मैंने सुना हुआ अच्छा था। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो जो हमारा करिकुलम है वो सिंगल नेशनल करिकुलम है जो आजकल चल रहा है, और जो हमारी पॉलिसी है वो एजुकेशन पॉलिसी 2009 है। 2017 में भी एक पॉलिसी आई थी जो कि बलीगुर रहमान आजकल जो गवर्नर है, अभी भी पंजाब का जो गवर्नर है, इन्होंने डिजाइन की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में उनकी गवर्नमेंट चली गई। दैट्स वाई वो जो पॉलिसी थी वो वही की वही रह गई और वो इम्प्लीमेंट ना हुई। तो 2009 की जो पॉलिसी है स्पेसिफिकली अभी तक वही चल रही है। उसकी जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी है आजकल वो कौन सी है। ठीक है, अच्छा, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है स्पेसिफिकली ये वैलिडिटी से रिलेटेड है। रिफर टू द अथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट कितना अथेंटिक है। देखो अथेंटिसिटी का वर्ड जहाँ भी यूज होगा, तो जब हम ब्लूम टेक्सोनोमी के वो पढ़ेंगे, जितने भी उसके लेवल्स हैं, ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे तो अथेंटिसिटी वहां पर भी आएगी। अथेंटिसिटी का मतलब ये है कि जब आपका अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो किसी चीज में, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव और अथेंटिक नॉलेज और अथेंटिसिटी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, या फिजिकल या डूइंग समवन डूइंग जॉब जिसमें इन्वॉल्व हो लर्निंग बाय डूइंग, तो उसको हम वहां पर अथेंटिसिटी कहेंगे। यहाँ पर अथेंटिसिटी का मुराद ये है कि एक ऐसा नॉलेज जो कि एक वैलिड सोर्स से हो, एक वैलिड सोर्स से जो नॉलेज हमने गेन किया हो, तो उसको हम अथेंटिक कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हमने क्या देखनी है? अथेंटिसिटी देखनी है ऑफ द डॉक्यूमेंट। अथेंटिसिटी से मुराद यहाँ पर है जेन्युइननेस, कि आया ये रिसर्च जो है ये जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, और सेकंड हमने इसकी वैलिडिटी भी देखनी है। वैलिडिटी अपने साथ आप लोग नोट डाउन कर लो। वंस अ डॉक्यूमेंट हैज बीन डिटरमाइंड टू बी जेन्युइन, देखो एक डॉक्यूमेंट आप लोगों ने उठाया क्योंकि हिस्ट्री है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। रिसर्चर नीड टू डिटरमाइन इफ द कंटेंट इज एक्यूरेट। अच्छा, अगर कंटेंट की तरफ आप लोग जाओ, अंदर जाके आप लोगों ने कंटेंट पढ़नी है, उसमें से चीजें निकालनी है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल क्रिटिसिज्म। जो कंटेंट पे होगा दिस इज इंटरनल क्रिटिसिज्म। जो आप लोगों की जेन्युइननेस और अथेंटिसिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड है, तो हमारे पास एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। अच्छा, इंटरनल क्रिटिसिज्म को हम कंसिस्टेंसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, रिलायबिलिटी जिसको हम कहते हैं। अगर कंसिस्टेंसी हो किसी रिसर्च में तो इट मीन इट इज अच्छा, कोई मैसेजेस आ रहे हैं खिजान भाई, आप थोड़ा पढ़ लो क्या कह रहा है ये बंदा। शायद उसको आवाज का कोई इशू है कि क्या मसला है उसको आवाज का इशू है, लेकिन आवाज क्लियर ठीक है, मैं चेक कर। है। उसके नेट का इशू है, अच्छा, उसका उससे मतलब। उससे बहुत ज्यादा दे रहा है सर। मैं कॉल पे चलाते हैं यहाँ से। जी जी, सर ये जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का टाइप होता है ना, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म सेकेंडरी का टाइप होता है, इंटरनल प्राइमरी होता है, अच्छा तो क्या होगा? सिराज साहब, आज आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा स्लो आ रही है, अगर थोड़ा सा लाउडली बोलो। तो ये कह रहा था कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में सेकेंडरी का यूज होता है और इंटरनल क्रिटिसिज्म में प्राइमरी का यूज होता है, तो जरा इसके बारे में बताइएगा प्लीज। अच्छा अच्छा, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है। ये जो आप कह रहे हो कि प्राइमरी डेटा, ये आगे आ रहे हैं, ये चीजें आ रही है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा तो वो अच्छा होती है जो फॉर एग्जांपल प्राइम रिसोर्स है, डायरेक्टली आप जाके एक बंदा जो है वो अचीव करता है। तो मेरे ख्याल में
ये तो हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसमें तो हम प्राइमरी डेटा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको एक्सेस करोगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स में जो ट्रुथफुलनेस होता है भाई कौन करना होता है ना, मतलब अपने खुद करना होता है, और एक्सटर्नल तो किसी दूसरे ये के जरिए हाँ ना, ये जी 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 ये ना। हाँ, यही मैं भी तो कह रहा हूँ ना। देखो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मौजूद है ना, वो तो है नहीं जी जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं या उसको फर्स्ट हैंड जाके उससे डेटा कलेक्ट करें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो प्राइमरी डेटा का ताल्लुक भी तो प्राइमरी डेटा का ताल्लुक या प्राइमरी सोर्स का ताल्लुक भी तो उसी डेटा से होता है कि जिसमें एक रिसर्चर डायरेक्टली जाके डायरेक्ट जो रिस्पोंडेंट होता है उससे डेटा कलेक्ट कर ले। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ओके। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का जो ताल्लुक है वो वैलिडिटी के साथ है और जेन्युइननेस के साथ है, ठीक है। और जेन्युइन जो होगा तो मीन के इसमें एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का फैक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल क्रिटिसिज्म की एक और भी डिफिनीशन है, इज अप्लाइड टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट वेदर द कंटेंट। देखो इंटरनल क्रिटिसिज्म जहां भी आएगा इसके साथ कंटेंट का वर्ड जरूर आएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो कंटेंट के साथ है, ठीक है। गिवन इन आर believable or not, it is because many writer will not have adequate knowledge of the given situation. Some will write on the situation with motivation or prejudice, ठीक है। प्रिजुडिस कहते हैं पर्सनल बाइसनेस को। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बाइस है, अभी हमें ये पता नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिसर्च हुआ है किसी बंदे पे और उसने आया वो मोटिवेटेड था, उन्होंने काम ठीक किया है, या वो